Hello students, now start with second lecture on motion along a straight line. See, chapter 3 is basically this motion along a straight line. In the previous lecture, that is lecture number 1, we had a discussion on the meaning of term motion, meaning of term object and classification of object into two categories, that is a point object and a system of point objects. Point object is also called as a particle and system of point object is also called as a system of particle or a rigid body. So here in this chapter we will restrict ourselves to the objects which are point objects, means we will discuss the motion of point objects only. And point objects, as you remember, are those objects whose dimensions are not taken under consideration. No length, no breadth and no height. Number 1. Number 2, motion along straight line means the motion of particle will be restricted along any straight line. Any straight line means it can be x-axis, the straight line can be x-axis, it can be y-axis, it can be z-axis, or it can be any other line along which motion may take place, right? So it may be x-axis, it may be along y-axis, it may be along any straight line, but motion will be restricted along a straight line. This topic is also called as rectilinear motion, rectilinear motion or motion along a straight line. Now here we will choose, the line that we are going to choose is the x-axis, means we will look at the motion of an object along x-axis, and the point of reference is this point, let's say O, where O for origin you can say, but in fact this point O is the point from where we are going to look at the motion of the object and we are going to refer to the motion of the object, point object. Now remember the definition of motion. We say that whenever an object changes its position with respect to time in a chosen frame of reference, then the object is said to be in motion in that frame of reference. तो यहाँ पर जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ये एक्स एक्सिस है, यानी कि पार्टिकल इसी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव करेगा, इसके अलावा वो और कहीं नहीं जाएगा। और जिस पॉइंट से हम मोशन को ऑब्जर्व करेंगे वो पॉइंट है। तो अब देखते हैं, मोशन स्टार्ट करते हैं। मानिए किसी टाइम t1 पे, t1 इज द टाइम, किसी टाइम t1 पे हमने घड़ी में देख लिया कि 10 बज रहा है और पार्टिकल कहाँ है, यहाँ पर है एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ अगर ये हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस है तो यहाँ से हम इस पॉइंट को अब लोकेट करेंगे पोजीशन बताने के लिए कि t1 टाइम पे पार्टिकल की पोजीशन क्या है, ये पोजीशन है। ये 2 मीटर हो सकता है, 200 मीटर हो सकता है, इट कैन बी सम डिस्टेंस एंड लेट दिस इज डिनोटेड बाय x1। कुछ समय बाद अब हमने देखा कि पार्टिकल, कुछ समय बाद मानिए टाइम हो गया क्या, t2, 10:30 हो गए मान लीजिए, और अब पार्टिकल का पोजीशन ये है। देख कहां से रहे हैं हम, यहीं से देख रहे हैं। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन या पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है, वो है, इसको आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं पॉइंट ऑफ रेफरेंस, पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जहां से हम मोशन को रेफर कर रहे हैं, देख रहे हैं, बता रहे हैं। तो वो पॉइंट से t2 टाइम पे पार्टिकल कहां पहुंच गया भाई, x2 मान लीजिए, डिनोट कर लिया इसको हमने। तो मोशन की डेफिनेशन यही कहती है ना कि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, जो कि एक स्ट्रेट लाइन है एक्स एक्सिस,
पार्टिकल समय के साथ अपनी पोजीशन को बदल रहा है। अभी यहाँ था t1 पे, t2 टाइम पे यहाँ पहुंच गया। ठीक है भाई, तो मोशन हुआ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मोशन, बिल्कुल ठीक है, डेफिनेशन पार्टिकल का मोशन हुआ। अब जब मोशन हुआ और हमें इसे स्टडी करना है, तो सबसे पहले जो रिलेवेंट फिजिकल क्वांटिटी हमारे सामने आती है वो है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, सभी टर्म्स को बहुत ध्यान से समझेंगे। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है सिंपली चेंज इन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? चेंज इन पोजीशन। अब चेंज का मतलब क्या है? पोजीशन में क्या चेंज आया वही डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। चेंज ऑलवेज मींस फाइनल क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी, यानी इनिशियली क्या पोजीशन था और अब फाइनली क्या पोजीशन है। इनिशियली मतलब t1 टाइम, फाइनली मतलब t2 टाइम, क्योंकि समय ही तो आगे बढ़ रहा है। तो t1 टाइम पे पोजीशन x1 था, t2 टाइम पे पोजीशन x2 है, तो चेंज का मतलब होगा फाइनल पोजीशन दैट इज x2 माइनस इनिशियल पोजीशन दैट इज x1। तो हम कह सकते हैं, अब डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करते हैं किस सिंबल से? डेल्टा x से डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं। तो चेंज इन पोजीशन इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, क्या हो जाएगा मैथमेटिकल लैंग्वेज में? x2 माइनस x1, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। आप इसको यहाँ पे चाहें तो लिख लें सिंबल की मीनिंग। x1 क्या है? इनिशियल पोजीशन, दैट इज एट टाइम t इक्वल टू t1, क्योंकि t1 इनिशियल टाइम है, और फाइनल पोजीशन क्या है? t2 x2, दैट इज फाइनल पोजीशन दैट इज एट टाइम t इज इक्वल टू t2। जितना आप एक्सप्लिसिटली चीज़ों को लिखेंगे उतनी क्लैरिटी आएगी। तो इन चीज़ों को लिख के बिल्कुल आप नोट्स बनाएं, प्रैक्टिस करें। सो इन द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इन फैक्ट इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, मगर अभी हम वेक्टर कंसीडरेशन नहीं कर रहे हैं, आपको बता जरूर रहे हैं, क्योंकि अगर जैसे ही आप मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन से अगले चैप्टर पे मोशन इन अ प्लेन पे जाएंगे, तो यहाँ वेक्टर कंसीडरेशन अनिवार्य हो जाएगा। इस डिस्कशन में आप समझ सकते हैं कि x1 क्यों वेक्टर है, x2 क्यों वेक्टर है, तो डेल्टा x क्यों वेक्टर होगा, ये आप यहाँ जरूर समझ सकते हैं। तो इसको हम यही समझ लेते हैं। देखिए x1 है क्या? इनिशियल पोजीशन है, या इनिशियल पोजीशन वेक्टर कहें हम, क्योंकि अगर ओरिजिन से t1 टाइम पे जो पोजीशन है पार्टिकल की, इस दूरी की बात करें, मानिए ये दूरी 2 मीटर है, तो इसी x एक्सिस पे लेफ्ट साइड में जाएंगे तो भी तो 2 मीटर होगा, क्योंकि पार्टिकल तो x एक्सिस पे ही रिस्ट्रिक्टेड है मूव करने के लिए। मगर हम ये कहें कि ओरिजिन से 2 मीटर की दूरी पे पार्टिकल था इनिशियली, तो 2 मीटर राइट साइड में ओरिजिन के या लेफ्ट साइड में, ये बताने के लिए राइट और लेफ्ट डायरेक्शन को यहाँ एसोसिएट करना होगा, बताना पड़ेगा। इसलिए डायरेक्शन के एसोसिएट होते ही पोजीशन जो है वो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी हो जाती है। तो x1 इज द इनिशियल पोजीशन वेक्टर एंड सिमिलरली x2 इज फाइनल पोजीशन वेक्टर। ओरिजिन से राइट साइड में, लेफ्ट साइड में नहीं जाना है, डायरेक्शन must be specified, right? So that's why these are vector quantities. तो जब x1 x2 वेक्टर होंगे तो दो वेक्टर का जब भी आप डिफरेंस निकालेंगे तो रिजल्टेंट तो वेक्टर मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होगी। तो हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन वेक्टर। इतना लिखते ही हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पता चल जाता है। तो ये था डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हमने मोशन को स्टडी करना शुरू किया।
पहले हमने मोशन के डेफिनेशन से ये समझा कि हाँ मोशन हो रहा है, टाइम के साथ पोजीशन बदला। फिर पहली रिलेवेंट फिजिकल क्वांटिटी जो हमारे लिए ज़रूरी है स्टडी को आगे बढ़ाने के लिए, वो रहा डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब हम देखेंगे अगली रिलेवेंट फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम कहते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ हम लिखते चले। वेलोसिटी को कैसे डिफाइन किया जाता है? सी, वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पहले लिख लेते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, पोजीशन इज आल्सो वेक्टर, ब्रैकेट में लिख लेते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर with respect to, WRT means with respect to time। समय के साथ किस रेट से पोजीशन बदल रही है, इसी को हम वेलोसिटी कहते हैं। अब ये रेट क्या है यहाँ? रेट यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और ये बार बार आपके सामने आएगा, तो रेट को समझना बहुत जरूरी है। और जब हम रेट को समझते हैं तो रेट को समझने के पहले दो बातों को क्लियर कर दिया जाए कि हमें रेट को कैसे समझना है। दो तरीके का रेट हम कैलकुलेट करते हैं, एक को हम कहते हैं एवरेज रेट, दूसरे को हम कहते हैं इंस्टैंटेनियस रेट। अब ये एवरेज रेट क्या होता है, इंस्टैंटेनियस रेट क्या होता है, इस पे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और उसी के साथ हम कैलकुलस को भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे, क्योंकि इंस्टैंटेनियस रेट को समझने के लिए कैलकुलस की बेसिक फंडामेंटल चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। और इनफैक्ट इसी कॉन्सेप्ट से हम कैलकुलस को भी बेहतर समझ पाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर, थर्ड लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे वेलोसिटी वेक्टर को और स्पीड को समझेंगे। स्पीड स्केलर है, दोनों में डिफरेंस को समझेंगे। So, see you in the next lecture. Thank you, students.